Parag Goyal, first year medical student from MGMMC Indore. I am representing my today's topic of physiology, that is, what is learning and memory. For today's topic, I taken content from Gaitan, GK Pal and from Endu Khurana. Hope so the concept will be clear to you after this video. Now first start about learning. What is learning? Learning is a neural mechanism by which individual changes his or her behavior on the basis of the past experiences. So now what are the various forms of learning? There are two forms of learning: incidental learning and reflex learning. Incidental learning include associative learning and non-associative learning. What is incidental learning? When behavioral changes is not immediately apparent, but in case of reflex learning behavioral change is immediately apparent. सो लर्निंग एक न्यूरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंडिविजुअल में बिहेवियरल चेंज आता है. अब वो बिहेवियरल चेंज इफ इमीडिएटली अपेरेंट होता है तो वो रिफ्लेक्स लर्निंग है, इमीडिएटली अपेरेंट नहीं होता तो वो इंसिडेंटल लर्निंग है. इंसिडेंटल लर्निंग दो टाइप की हो गई, एसोसिएटिव लर्निंग एंड नॉन एसोसिएटिव लर्निंग. तो हम इंसिडेंटल लर्निंग में देखेंगे पहले. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट नॉन एसोसिएटिव लर्निंग. सो इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग हम पर्सन को रिपीटेडली एक सिंगल टाइप का स्टिमुलस बार बार देते हैं. तो सब्जेक्ट लर्न्स अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल स्टिमुलस. दिस इज नॉन एसोसिएटिव. इसमें एक ही स्टिमुलस के बारे में है, एसोसिएशन नहीं है. तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट हैबिचुएशन. अब मैंने सिंगल टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिपीटेडली दिया जिसके कारण जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है एज सब्जेक्ट इज टोटली इग्नोरिंग द स्टिमुलस एंड गेटिंग हैबिचुएटेड टू इट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई न्यू क्लॉक के बारे में कहता हूँ, सब्जेक्ट को देता हूँ, तो उसे पहले तो रात में टिकिंग नॉइस बहुत डिस्टर्ब करती है, सोने में तकलीफ होती है. लेटर ऑन वो सेवरल नाइट्स के बाद क्लॉक नोटिस ही नहीं होती, तो क्योंकि वो हैबिचुएट हो चुका है, वो टोटली इग्नोर कर रहा है. इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यू कैन सी इन द डायग्राम इन द फार्म फील्ड्स, यू नो वेरी वेल. नाउ व्हाट इज सेलुलर बेसिस फॉर हैबिचुएशन? डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर. अब न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज क्यों हुए? ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम इन्फ्लक्स एट द एक्सॉन एंडिंग. एक्सॉन एंडिंग पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही कम होगा तो जो वेसाइकल के रूप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो भी कम होगा, तो इसलिए रिस्पॉन्स कम होता है. सेकेंड हमने नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में कहा था सेंसिटाइजेशन. यहाँ पे भी मैंने सिंगल स्टिमुलस को ही रिपीटेडली दिया है, लेकिन जब सिंगल स्टिमुलस को मैं रिपीटेडली दे रहा हूँ तो ग्रेटर और ग्रेटर रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है. इसे मैं कहता हूँ सेंसिटाइजेशन. सपोज एक एनिमल को मैं पेनफुल पिंच देता हूँ तो पहली बार जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा और दूसरी बार पिंच देने पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा तो दूसरी बार में रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक एनिमल सेंसिटाइज हो चुका है मेरी पिंच से. दैट्स वाई इट इज़ सेंसिटाइजेशन. तो इसका सेलुलर बेसिस क्या है? यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज बढ़ चुका है. ऐसा क्यों? ड्यू टू प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन बाय द फैसिलिटेटरी न्यूरॉन. जो फैसिलिटेटरी न्यूरॉन होते हैं वो यहाँ पर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बढ़ेगा. और ये जो प्री सिनेप्टिक इंटर न्यूरॉन होते हैं वहाँ से ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है वो सेरोटोनिन होता है. तो इट्स अबाउट नॉन एसोसिएटिव लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन. नाउ वी कम टू एसोसिएटिव लर्निंग. ऐसी लर्निंग जिसमें हम एक स्टिमुलस के साथ किसी चीज़ को एसोसिएट कर रहे हैं. सपोज हमने एक स्टिमुलस के साथ एक स्टिमुलस को एसोसिएट करा या फिर एक स्टिमुलस के साथ बिहेवियर को एसोसिएट करा. तो इसके दो फॉर्म होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपेरॉन कंडीशनिंग. दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स. जो एक्सपेरिमेंट करे उसके प्रोसीजर के बेसिस पे. What is classical conditioning? जब learning a relationship between two stimuli, that is classical, and in operant learning a relationship between a stimulus and the behavior, so it is operant conditioning. So अब हम associative learning का पहले classical conditioning देखते हैं, that is learning a relationship between a stimulus and a stimulus. So also termed as Pavlovian conditioning और condition reflex type 1. Why Pavlovian? क्योंकि Pavlov's का एक्सपेरिमेंट हम इसके एग्जाम्पल में देखते हैं. Pavlov ने दो स्टिमुलस लिए थे, एक कंडीशनड स्टिमुलस लिया था बेल और एक अनकंडीशनड स्टिमुलस लिया था फूड. तो अब हम देखते हैं उन्होंने क्या करा कि जैसे वो डॉग को फूड ले जाके दिखाते थे तो सलाइवेशन होता था सिर्फ दिखाने से, तो ये अनकंडीशनड कहानी है. लेकिन जब उन्होंने बेल दिखाई तो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि वो कंडीशनड है. लेकिन उन्होंने बेल के साथ में फूड जब दिया तो सलाइवेशन हुआ.
तो क्योंकि यहाँ पर डॉग ने क्या लर्न करा, रिलेशनशिप को लर्न करा बिटवीन द बेल एंड द फूड। जब आफ्टर कंडीशनिंग जब डॉग ने लर्न कर लिया तो उन्होंने बेल को ही सिर्फ दिखाया तो सलाइवेशन मिला, सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस के कारण भी। इसे पावलोव एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हम इसको इफ़ कंक्लूड करें पावलोव एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो जैसे उन्होंने फूड को प्रेजेंट करा हंग्री डॉग को, इट प्रोड्यूसेस सलाइवेशन। इफ अ बेल रंग जस्ट बिफोर द फूड इज प्रेजेंटेड, द डॉग लर्न्स टू एसोसिएट द बेल विद द फूड। Eventually the ringing bell alone causes salivation, and if food fails to appear consistently when the bell is rung, the conditioned response fades away is called internal inhibition. Suppose उन्होंने अब बेल बजा दी लेकिन फूड उस समय पे आना चाहिए वो नहीं आ पाया इंटरवल में, तो इसके कारण जो कंडीशन आपने डेवलप करवाई थी वो धीरे धीरे फैड होने लगेगी। इसको हम कहते हैं इंटरनल इनहिबिशन। सो यहाँ पर ये कंडीशन, इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? So it occurred due to the formation of new functional connection in the CNS. CNS में नए functional connection develop होते हैं, वो intracortical भी हो सकते हैं, subcortical भी हो सकते हैं। अब हम इस example में देखें कि salivation in response to ringing a bell, what it indicate? There is a functional connection developed between auditory pathway and autonomic centers that controlling the salivation. ओके, सो इसको आपको डेवलप करना है कंडीशन रिफ्लेक्स को। तो क्या प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि एनिमल मस्ट बी अलर्ट, मस्ट बी इन गुड हेल्थ। सेकेंड, कंडीशन स्टिमुलस मस्ट प्रीसीड द अनकंडीशन स्टिमुलस विद इन एन इंटरवल ऑफ अबाउट 0.5 सेकेंड। एंड थर्ड इज री-इन्फोर्समेंट। तो दिस इज associative learning between two stimulus. Now operant conditioning, that is learning and association between behavior and stimulus, that is also termed instrumental conditioning or type 2 conditioning. It having two types, reward conditioning and aversive conditioning. What is reward conditioning? Natural occurring response strengthened होते जा रहा है by positive reinforcement, suppose reward देने से। एंड एवर्सिव में नेचुरल अकरिंग रिस्पॉन्स वीक होते जा रहा है एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट के कारण। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट में हम स्किनर बॉक्स को देखेंगे। सो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक हंग्री रैट है जिसको हमने प्लेस करा इस केज में। यहाँ एक लीवर प्रोट्रूड हो रहा है केज में। अब रैट क्या होता है, उसका नेचुरल इननेट रिस्पॉन्स होता है कि वो लीवर को बार बार प्रेस करता है। अब प्रेसिंग ऑफ लीवर के साथ हम कोई एक रिवॉर्ड दे दें, उसको एसोसिएट कर दें उसके साथ में, जैसे कि उसने लीवर दबाया और उसको फूड मिल जाए, तो जो रेट ऑफ प्रेसिंग होगी वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इफ़ सपोज उसने लीवर दबाया, उसको शॉक लग गया, कोई हमने उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ एसोसिएट कर दिया, पनिशमेंट के साथ एसोसिएट कर दिया, तो वो जो लीवर जिस रेट्स दबा रहा था वो कम होते जाएगा। तो रिवॉर्ड दोगे तो जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ आप एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होगा, शॉक दिया तो प्रेसिंग रेट कम हो गया। इसका न्यूरल मैकेनिज्म सेम होता है जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा, जैसे कि नए फंक्शनल कनेक्शन डेवलप यहाँ पे भी होते हैं। सो दिस इज अबाउट लर्निंग। नाउ वी कम टू मेमोरी, व्हाट एक्चुअली द मेमोरी इज। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो मेमोरी भी लगभग सेम ही होती है, रिलेटेड होती है, सेम तो नहीं कहेंगे। इट इज एक्विजिशन, स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस। जो आपने इंफॉर्मेशन अभी लर्न करी है, लर्निंग करी है, उसको एक्विजिट करना, उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना। तो मेमोरी में 4 स्टेजेस होती है। जैसे कि सबसे पहले आपने किसी इंफॉर्मेशन को परसीव किया, परसेप्शन, अटेंशन, तो आपने उस मेमोरी को रजिस्टर करा। फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे, उसको रिटेन करोगे, देन उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद रिकॉल करोगे, फाइनली रीयूटिलाइज करोगे। तो 4 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन मेमोरी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी? ऑन 2 डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट, ऑन द बेसिस हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज रिकॉल्ड। इस बेसिस पे इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। सेकेंड, on the basis of how मतलब permanency of storage of memory. It is 3 types: short term memory, intermediate long term memory and long term memory. So हम पहले recall के basis पे देखते हैं। First, implicit memory. तो what is implicit memory? Which is not associated with awareness. आप कॉन्शियस नहीं है, आपने मेमोरी गेन कर ली, बट विदाउट कॉन्शियसनेस, आप अवेयर नहीं थे उस लर्निंग के बारे में। सो इट इज़ ऑल्सो टर्म रिफ्लेक्सिव और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, क्योंकि आप डिक्लेरेटिव नहीं है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, प्राइमिंग, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट बाय प्रायर एक्सपोजर टू देम। Second is procedural memory, that is skills and habits. Third is non-associative learning,
that include habituation, sensitization. Associative learning include classical and operant conditioning. So मेमोरी जो फियर कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर होती है वो एमिगडेला को इन्वॉल्व करती है. मेमोरी जो ओपेरेंट कंडीशन को के थ्रू एक्वायर हो वो स्ट्राइटम और सेरिबेलम को इंक्लूड करती है. मेमोरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग, सेंसिटाइजेशन, हैबिचुएशन को इन्वॉल्व करती है दैट इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर सिस्टम. तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी जो है जिसमें अवेयरनेस नहीं थी उसका मैकेनिज्म. शॉर्ट टर्म मेमोरी का वही है जो हमने देखा फॉर द हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग. लॉन्ग टर्म मेमोरी में 3 प्रोसेस होती है जिनका एक्सप्रेशन, न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस, नए सिनेप्टिक कनेक्शंस का डेवलपमेंट. तो दिस इज इम्प्लिसिट मेमोरी. नाउ एक्सप्लिसिट मेमोरी. हमने कहा इम्प्लिसिट में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो हम रिकॉल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं वो कॉन्शियस एफर्ट्स लगा के कर रहे हैं. तो हम डिक्लेरेटिव हैं और नॉन रिकॉग्निशन मेमोरी. इट इज़ अ रिकॉग्निशन मेमोरी एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी. इसके 2 फॉर्म्स होते हैं. या तो मेमोरी इवेंट की जिसको एपिसोडिक मेमोरी कहेंगे, या तो वो फैक्ट्स की जिसको फैक्चुअल मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी कहेंगे. सिमेंटिक मेमोरी और फैक्चुअल मेमोरी क्या होता है? आप गेन कर रहे हो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एज वेल एज वर्ड्स और उनके मीनिंग को. तो आप फैक्ट्स को लर्न कर रहे हो इस फैक्चुअल मेमोरी. तो इसका स्टोरेज जो होता है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में होता है. इसका हम एग्जांपल देखें. जैसे मैंने कहा अभी वर्ड अलार्म क्लॉक. तो जैसे मैंने अलार्म क्लॉक कहा, आपके माइंड में पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसकी पिक्चर आती है. तो विजुअल मेमोरी रिमाइंड यू अबाउट व्हाट? शेप, नीडल्स, मार्किंग्स. ऑडिटरी मेमोरी रिमाइंड यू अबाउट इट्स साउंड. एंड सोमेटोसेंसरी मेमोरी रिमाइंड इट अबाउट प्लास्टिक और मेटेलिक बॉक्स का बना है, हैविंग ट्रांसपेरेंट ग्लास. सो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर हो रही है. इसने विजुअल मेमोरी को, ऑडिटरी मेमोरी को, सोमेटोसेंसरी मेमोरी को भी इन्वॉल्व कर लिया. तो ये कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू जो आप रिकॉल कर रहे हो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सप्लिसिट मेमोरी. फिर एंड एक्सप्लिसिट में भी फैक्चुअल मेमोरी हमने देखी. फिर हम देखें एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि मेमोरी ऑफ इवेंट्स है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. ये कहाँ स्टोर होती है? एसोसिएशन एरिया ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. अब इसका मैकेनिज्म, फर्स्ट इनकोडिंग. इनकोडिंग क्या? इनकोड करना इन्फॉर्मेशन को. दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज फर्स्ट इनकाउंटर्ड, जिसमें कंटिन्यूस न्यूरल एक्टिविटी होती है रिवर्बरेटिंग सर्किट में. प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स एक्टिवेट होते हैं. कैल्शियम एक्यूमुलेशन होगा एक्सॉन टर्मिनल्स में. Second is consolidation. What is it? Consolidation is process of permanent storage of memory that involves expression of gene, synthesis of proteins, and decrease leads to the structural changes like first, increase in number of synaptic vesicle release site. Second, increase in number of available synaptic vesicle. Third, increase in number of synaptic terminals. Fourth, changes in shape and number of postsynaptic spines. That involves consolidation. Third is storage. Information को store करना, short term memory को long term memory में convert करने का 3 तरीका हो सकता है. First, you are repeating the process. जब हम process को repeat करते हैं तो वो store होती है. हम कोई एक नई sensory modality को add कर दें इस process में तो वो store होती है. या associating learning with meaningful emotional event तो भी वो स्टोर होती है. दैट इज शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे याद होती है. एंड फोर्थ प्रोसेस इज रिट्रीवल, दैट इज रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द रिकॉल एंड द रीयूज ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. तो ये 4 मैकेनिज्म के थ्रू कोई एपिसोडिक इवेंट वाली बेस्ड मेमोरी स्टोर होती है. फिर एक मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी. सो व्हाट इज वर्किंग मेमोरी? नाम से ही क्लियर है कि काम करते वक्त. तो इट मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड. एंड इसका जो सेंटर होता है, सीट होता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, वर्बल एंड विजुअल स्पेशियल. सो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से. जैसे हम कोई डायल कर रहे हैं नंबर, तो हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं, उसको रिपीट करते हैं मेंटली जब तक कि नंबर डायल नहीं हो जाता. फिर हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं जैसे ही हम बातें करने लगते हैं फ़ोन पे. तो जब तक हम काम कर रहे थे, जब तक हमें वो चीज़ याद थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम उसको भूलते गए तो इट इज़ वर्किंग मेमोरी, जो कि ब्रीफ पीरियड के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है. नाउ एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट. इम्प्लिसिट मेमोरी इज इनिशियली रिक्वायर्ड टू डेवलप, explicit memory is initially required to develop the implicit memory.
यानी आपको इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि नॉन अवेयरनेस से डेवलप होती है उसके लिए भी पहले आपको कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप डेवलप कर पाएंगे। इसका एग्जांपल, आप मोटरसाइकिल राइडिंग इनिशियली सीखता है कोई लर्नर, तो वो सारे स्टेप्स याद रखता है कि उसको गियर को कैसे चेंज करना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ हैबिट में आ जाती है, रिफ्लेक्स बन जाती है। तो इनिशियली ही चेंजेस द गियर विद द कॉन्शियसनेस, लेटर चेंजेस विदाउट अवेयरनेस। So you need explicit memory initially to develop the implicit memory. Now इतनी हमने मेमोरी पढ़ी, लर्निंग पढ़ी, तो इनकी ब्रेन एरियाज क्या होते हैं। तो फॉर एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस, वर्किंग मेमोरी के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी नियोकॉर्टेक्स, इम्प्लिसिट मेमोरी प्राइमिंग इन्वॉल्व नियोकॉर्टेक्स, प्रोसीजरल मेमोरी स्ट्राइटम, emotional responses amygdala, skeletal musculature cerebellum, non associative reflex pathway. So ये brain areas involved होते हैं। The major neurotransmitter in the whole learning and the memory is acetylcholine. कोलिनर्जिक ही पूरा होता है। फैसिलिटेशन के वक्त बस हमने सेरोटोनिन को देखा था। अब हम आते हैं इनके पूरे लर्निंग मेमोरी के अप्लाइड एस्पेक्ट पे। फर्स्ट इज द ड्रग्स फैसिलिटेटिंग मेमोरी। ये ड्रग्स CNS स्टिमुलेंट होती है। They facilitating the consolidation of memory. Example is caffeine, amphetamine and nicotine. What is amnesia? It is the loss of memory having the two forms. It can be antegrade and retrograde. If आप नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे तो वो एंटीग्रेड एमनेशिया है जिसमें लीजन ऑफ हिपोकैम्पस हुआ है। लेकिन इफ आप पास्ट स्टोर्ड मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे तो वो रिट्रोग्रेड एमनेशिया है जिसमें टेम्पोरल लोब का लीजन इन्वॉल्व होता है। द थर्ड अप्लाइड इज सेनाइल डिमेंशिया। ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, एल्डरली पीपल में होता है जिसमें प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव कैपेसिटीज। कॉमन कॉजेज आर अल्जाइमर, सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीजेज एंड पार्किंसोनिज्म। सो हम अल्जाइमर को थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज अल्जाइमर? सो अल्जाइमर जो होती है वो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज होती है। इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले अमाइलॉइड पेप्टाइड का एग्रीगेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लैग फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, न्यूरोफिब्रिलेटरी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होता है। देन सिनेप्सिस और न्यूरॉन्स क्या होने लगेंगे? लॉस होंगे। इसका मतलब कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस में, दे अंडरगो डीजनरेशन, देन लॉस ऑफ और डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन दैट विल लीड टू डिमेंशिया। इट्स ऑल अबाउट अल्जाइमर। देन व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू फाइंड? There is a loss of recent memory, psychiatric symptoms, extrapyramidal and akinetic hypertonic symptoms in the later stages, impairment in other areas of cognition such as language, judgment, calculation and attention you will observe. So हमने learning भी देखी, memory भी देखी। I hope so आपको समझ आया होगा। Thank you for watching.